तो देखिए दोस्तों, अगर आप एलाइस ब्लू में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो कमेंट सेक्शन में लिंक दिख रहा है उस लिंक पर आना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप लिंक पर आएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप देखिए अपना नाम देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, फिर मोबाइल नंबर देना है। ये सब डिटेल्स आप देकर यहाँ पर सिर्फ सिंपली ओपन एन अकाउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर जैसे ही आप ये करेंगे आपका जो पेज है वो दोबारा से लोड होगा। यहाँ पर इस बार जब पेज लोड होगा तो उस समय आपको डिटेल्स अपने देने पड़ेंगे, जैसा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड के डिटेल्स, बैंक अकाउंट के डिटेल्स, आप कितना कमाते हैं, ये सब डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो ये एलाइस ब्लू वाले ही आपको कॉल करेंगे और आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो अकाउंट ओपनिंग के लिए कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। दुनिया भर की जो बैंकिंग क्राइसिस चल रही है वो अब एक नए मोड़ पर आ गई है और तमाम जो ट्रेडर्स हैं, बॉन्ड होल्डर हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये समस्या अभी खत्म होने वाली नहीं है, इसमें काफ़ी मुश्किलें हैं। तो ताज़ा क्या हुआ है? ताज़ा ये हुआ है कि क्रेडिट स्विस जो एक बड़ा बैंक था वो बिक गया है और उसको यूबीएस ने खरीदा है। ये डील 3.3 बिलियन डॉलर्स में हुई है, लेकिन इस डील से कई लोगों को बड़ा नुकसान होगा। यानी इस बैंक के यानी क्रेडिट स्विस के जो बॉन्ड होल्डर्स थे उनको करीब 17 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। 81 बॉन्ड थे जो वो जीरो हो गए वैल्यू। केवल शेयर होल्डर्स की थोड़ी वैल्यू बन रही है क्योंकि वो शेयर स्वैप के जरिए हुआ। तो ये वीकेंड की सबसे बड़ी घटना थी। इस घटना को और डिटेल में इसके पीछे समझना जरूरी है, यही आज हमारा मकसद है। इसको मैं समझाऊंगा आपको कि दरअसल वीकेंड के दौरान काफी उथल पुथल थी। क्रेडिट स्विस का क्या होगा, क्या वो संभल पाएगा? बावजूद इसके कि स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने, वहां के रेगुलेटर ने, सरकार ने पूरी कोशिश की, लोन देने की बात भी कही, लेकिन बात बन नहीं रही थी। इसलिए फाइनली फिर उसको यूबीएस के साथ डील हुई और डील भी बड़ी मजेदार थी। पहले 1 बिलियन डॉलर का ऑफर आया, फिर 2 बिलियन डॉलर का ऑफर आया, फिर 3 बिलियन डॉलर का ऑफर आया। फाइनली 3.3 पे वो डील हो गई और इस डील में कई सारी जो काउंटर गारंटीज हैं वो स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक ने और सरकार ने ली है कि कोई फर्दर लिटिगेशन इसमें नहीं होगा। तो ये ताजा घटना हुई। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद क्या हो रहा है? यूबीएस ने चूंकि इस बैंक को खरीदा जो काफी परेशान हाल में था, तो यूबीएस के जो सीडीएस हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, यानी जो बॉन्ड कितना रिस्की है उसका एक प्रीमियम होता है, उस प्रीमियम में 30-40% की ग्रोथ यूबीएस के बॉन्ड में हो गई, क्योंकि यूबीएस ने एक बहुत ही सब स्टैंडर्ड एसेट को खरीदा है। तो ये तो पूरी घटनाक्रम हुई। और एक और चीज देखिए कि बैंकिंग की कितनी बड़ी क्राइसिस हो रही है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक जो है यूएस का, जिसको पूरी मदद दी जा रही है, 19 बैंकों ने कहा है कि वो 30 बिलियन डॉलर उसमें जमा करेंगे लिक्विडिटी के लिए। उसके बावजूद शुक्रवार को स्टॉक 33% नीचे था। इतनी डीप ये क्राइसिस हो चुकी है। अब इस समस्या के कोर में क्या है? देखिए, इस समस्या के कोर में यह है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो अनकंट्रोल्ड है, बहुत बढ़ी है और उसकी वजह से सिस्टम का रिस्क बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि बैंकों ने जो पैसा बॉन्ड में लगाया था पहले होल्ड टू मैच्योरिटी पीरियड के लिए, तो जो नए बॉन्ड आए उनकी यील्ड ज्यादा थी, इसलिए इनको एमटीएम लॉस हुआ। यही बात आपने देखा होगा कि सिलिकॉन वैली बैंक में हुई थी जब उन्होंने अपने घाटे वाले बैंक बेचना शुरू किए। हमने आपको पहले ही बताया कि पूरे सिस्टम में 630 बिलियन डॉलर का एमटीएम लॉस है और जैसे जैसे बैंक बुक करेंगे उनको इसका नुकसान होगा। जो बैंकों के प्रॉफिट्स हैं वो गिर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में नुकसान हो रहा है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं और डिपॉजिटर्स पैसा निकाल रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं मिलकर बैंकिंग सेक्टर को बहुत वल्नरेबल और मुश्किल भरा बनाती हैं। फेडरल रिजर्व ने कोशिश की थी कि वो लोगों को एक विंडो दें जिससे सारे बैंक्स उसमें से क्रेडिट लाइन ले सकें। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक हफ्ते पहले तक जो केवल 3 बिलियन डॉलर उससे क्रेडिट ली गई थी, अब वो बढ़ के 150 बिलियन डॉलर हो गई है। तो अगर ऊपर के 4-5 बैंक अमेरिका के छोड़ दें तो नीचे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बचने के लिए उपाय क्या किए गए हैं, यानी फायर फाइटिंग क्या क्या हुई? फायर फाइटिंग में सबसे पहले तो ये हुआ कि क्रेडिट स्विस को यूबीएस ने खरीदा। उसके बाद दुनिया के जो बड़े टॉप सेंट्रल बैंकर्स हैं, जिसमें यूएस, ईयू, चाइना, जापान, ये सब बड़ी मात्रा में सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहे हैं। और फेडरल रिजर्व में तो ये भी किया है कि जो डॉलर स्वैप होता था वो एक हफ्ते की बजाय एक दिन का कर दिया है, जिससे बैंकों को अगर डॉलर की जरूरत पड़े तो उसकी लिक्विडिटी कम ना पड़े। ये फैसला रविवार को लिया गया, तो जिससे बैंकों को काफी लिक्विडिटी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने जो क्रेडिट लाइन एक साल वाली खोली थी 0.1% ब्याज पे, वो लगातार अभी भी खुली हुई है। उसमें से आप जितना चाहे पैसा ले सकते हैं बैंकिंग सिस्टम में। तीसरा काम ये किया गया है कि जो तमाम रीजनल बैंक हैं उसमें बड़े बड़े बैंक लिक्विडिटी में मदद कर रहे हैं, यानी उसमें वो पैसा डाल रहे हैं डिपॉजिट के तौर पे, जिससे उनको ये मदद मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि यूएस फेडरल रिजर्व ने
यानी वहां के सेंट्रल बैंक ने, और सरकार ने ये भरोसा दिलाया डिपॉजिटर्स को कि आपका एक एक रुपया सिक्योर्ड है, डरिए मत आप, तो कम से कम डिपॉजिटर का पैसा सिक्योर्ड है। तो इस लेवल की फायर फाइटिंग यूएस में और यूरोप में चलाने की कोशिश की जा रही है। आगे क्या हो सकता है? आगे ये हो सकता है कि जो अमेरिका के बहुत सारे छोटे और रीजनल बैंक्स हैं उनको लिक्विडिटी की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारे बैंकों ने ये कहा है कि ये जो 1 साल की क्रेडिट लाइन है इसको 2 साल करिए, क्योंकि ये समस्या लंबी चलेगी और इतनी जल्दी सुलझेगी नहीं। तो शायद इस बारे में भी फेड सोचे। दूसरा एक अनुमान है, ऐसा भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूरोप के 2 बड़े बैंक फिर मुश्किल में आ रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 दिन में हमें उनके बारे में सुनना पड़े। अगर सरकारों ने और सेंट्रल बैंक ने वहां पे आगे बढ़ के मदद कर ली तो शायद वो 2 बैंक बच जाएंगे, वरना 2 और काफी बड़े बैंक हैं यूरोप के हैं जो एक मुश्किल में फंसने वाले हैं, यानी ये क्राइसिस फिर से और डीपन होगी। अब नजर कहां बनी हुई है? यूएस के फेडरल रिजर्व की बैठक 22 मार्च को है। उस दिन हमें पता लगेगा कि फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है, पॉवेल साहब क्या फैसला लेते हैं, ब्याज दर बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे और ये क्या स्किप करेंगे, जो कि असली समस्या थी ब्याज दर बढ़ने की बात से। तो इस सबकी नजर 22 को लगी हुई है। तो इसकी वजह से वो लगातार दबाव बना हुआ है। सरकारें कोशिश कर रही हैं, रेगुलेटर कोशिश कर रहा है, क्रेडिट लाइन पूरी ओपन कर दी गई है कि आप कितना भी लोन ले सकते हैं 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। इसका मतलब ये है दीपाली कि कहीं ना कहीं बीच में ये बात निकल के आ रही है कि सिस्टम में कुछ और प्रॉब्लम है जिसको पूरी तरीके से अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। और सवाल इस बात के लिए इसलिए उठता है क्योंकि जब रेगुलेटर और गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे काम करने लगे तो फिर ये डाउट क्रिएट हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। तो इस वजह से ये दिक्कत देखने को मिल रही है। आप एशियन मार्केट में देखिए, हांगकांग एंड शंघाई बैंक जिसको HSBC कहते हैं या स्टैंड चार्ट, सबके स्टॉक प्राइसेस गिरे हैं और सबके बॉन्ड्स भी 5-5, 10-10 सेंट गिर चुके हैं, जिनको हम AT1 या होल्ड टू मैच्योरिटी वाले बॉन्ड कहते हैं। उन सब में दिक्कत निकल के आ रही है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि ये समस्या बढ़ती जा रही है। अभी इस पे सरकारें और सब लोग डिपॉजिटर्स को सेफ कह रही हैं, लिक्विडिटी क्राइसिस को मेंटेन कर रही हैं, उनको नहीं बिगड़ने दे रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं हो रहा है, इसलिए ये लगातार गिरावट बनी हुई है। और ये डर जब तक नहीं खत्म होगा ये गिरावट बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, और ये डर तो हावी है ही। नीरज जी, क्विकली एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब इस पूरी स्थिति में फेड की मीटिंग के आउटकम और उसकी क्या आउटकम रहेंगे, उसकी रेलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई। हमने 50 बेसिस पॉइंट की बात सुनी, फिर 25 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है, और अब तो ये भी हो रहा है शायद कोई दरों में बदलाव ना हो। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी क्लोजली वॉच करते हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और दोनों ही स्थिति में क्या असर हो सकता है? देखिए, मेरा अनुमान है कि 25 बेसिस पॉइंट की हाइक फेड करेगा, और पहले था कि 50 करेगा, फिर आया स्किप करेगा, लेकिन एक सेन डिसीजन या समझदारी भरा फैसला ये होगा कि आप 25 बेसिस पॉइंट हाइक करें, क्योंकि अगर आप नहीं हाइक करते हैं तो बॉन्ड मार्केट में फिर आपको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, और फिर वही समस्या खड़ी होगी कि लोगों को दिक्कत आएगी, बॉन्ड की यील्ड बहुत बढ़ेगी और M2M भरना पड़ेगा। तो इसलिए समझदारी फैसला ये हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं। और अब कुछ लोग ये मानने भी लगे हैं कि फेड को ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि फेड अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता। देखिए, अगेन परसेप्शन का खेल है। अगर फेड ने नहीं बढ़ाया, स्किप कर दिया, तो ये लोग मान लेंगे कि फेड डर गया है और उसके कंट्रोल में ना महंगाई है, उसके कंट्रोल में ना बॉन्ड की पूरी मार्केट है। तो इसलिए फेड अपनी इज्जत के लिए, अपने कंट्रोल को बनाए रखने के लिए 25 बेसिस पॉइंट जरूर बढ़ाएगा। अब आखिरी में ये समझ लेते हैं कि इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसका डायरेक्ट एक्सपोजर वहां नहीं है, इसलिए हम बहुत सेफ एंड साउंड है। हमारी 3 तरह की बैलेंस शीट होती है, कॉर्पोरेट इंडिया की बैलेंस शीट, सरकार की बैलेंस शीट और बैंकों की बैलेंस शीट। तीनों ही बैलेंस शीट बहुत ही रोबस्ट और मजबूत है। यहाँ के डिपॉजिटर्स का 98% तक पैसा एकदम सिक्योर्ड है, क्योंकि 5 लाख तक का डिपॉजिट पे सेफ्टी मिलती है। और तमाम जगहों से ये जो खबरें निकल के आ रही, इसका हमारे सिस्टम पे इसलिए असर नहीं पड़ रहा क्योंकि हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर वहां पे नहीं है। हाँ, सिस्टम के तौर पे, सेंटिमेंट के तौर पे इक्विटी मार्केट पे तगड़ा असर हो रहा है, इसलिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे कमजोर रुझान दिख रहे हैं, बैंक में तमाम शेयर्स गिर रहे हैं, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है। अगर दुनिया में दिक्कत है तो भारत के भी इक्विटी मार्केट में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी।
गोल्ड को आप देखिए $2000 की तरफ वो बढ़ रहा है और कच्चा तेल गिर रहा है। ये बहुत ही टिपिकल सिनेरियो होता है जब बैंकिंग क्राइसिस आती है तो गोल्ड को छोड़ करके बाकी कमोडिटीज नीचे गिरती है और गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि गोल्ड जनरली हेज माना जाता है करेंसी के अगेंस्ट में, तो इसलिए वो ऊपर जा रहा है। इसके अलावा एक और जो समस्या हो रही है वो भारत की नहीं है, वो एशियन मार्केट की है कि जो दूसरे बड़े बैंक है जैसे स्टैंड चार्ट, HSBC, इन सब के जो परपिचुअल बॉन्ड हैं 81 बॉन्ड, उन बॉन्ड की यील्ड गिर रही है, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक 5-5, 6-6% गिर रहे हैं और बॉन्ड यील्ड भी 5-5 सेंट के आसपास गिर रही है। तो एक सेंटीमेंट का असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है इस बैंकिंग क्राइसिस का, लेकिन भारत इससे बहुत ही सेफ है। हमारे सिस्टमिक तौर पे हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, केवल सेंटीमेंट का असर हमारे इक्विटी मार्केट पे पड़ रहा है, लेकिन सिचुएशन काफी फ्लूइड है। आगे देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से पैन आउट होता है।